ठीक है। तो स्टूडेंट हमने पिछली क्लास में देखी थी दूरी के बारे में, थोड़ा सा और डिस्कशन मैं कर लेता हूँ कि दूरी क्या होता है, क्योंकि हमने दो टर्म्स लिखा हुआ था, एक दूरी और दूसरा विस्थापन। देखना है कंपटीशन एग्जाम में इसके बीच का हमेशा एक न एक क्वेश्चन आता है कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो हमने दूरी देखी हुई थी कि दूरी क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा यानी किसी भी वस्तु के द्वारा एक निश्चित समय में जो टोटल पाथ कवर किया गया है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक ए से बी गया, बी से सी गया और सी से डी गया, मतलब कि एक्चुअल जो पाथ, मतलब जिस पाथ से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, सारे पाथ की लंबाई को अगर ऐड कर दिया जाए तो दूरी निकल कर आती है। ठीक है, जैसे यहाँ से हम दूरी निकालना चाहें इसका, यानी अगर हम एक वस्तु यहाँ पर वस्तु ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, तो इसकी दूरी कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, यानी ये टोटल दूरी निकल कर आ गई। ठीक है, दूरी फर्स्ट बात याद रखना, दूरी एक स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है। ठीक है, यानी दूरी को हम लोग अलजेब्रिक किसी तरह से भी आप ऐड कर सकते हो। अब एक और बात, दूरी जो होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, अगर दूरी जैसे कि हम आगे डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन अपनी जो दूरी है वो सिर्फ होगी तो पॉजिटिव होगी। ठीक है, दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती और दूरी कभी भी कम नहीं हो सकती, यानी टाइम के साथ आप चाहो कि दूरी कम हो जाए तो नहीं, दूरी हमेशा क्या ऐड होती जाती है, हमेशा बढ़ती जाती है। ठीक है, तो हमने दूरी के बारे में पिछले क्लास में भी देखी हुई थी। अब देखो विस्थापन क्या, कि विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन को अगर हम परिभाषित करें तो सिंपल सा इसका परिभाषा होता है कि इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यानी आपने जहां से चलना स्टार्ट किया था और जहां आप पहुंच कर चले गए, इनके बीच की जो मिनिमम दूरी होती है, दिस इज कॉल्ड विस्थापन। उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। मतलब आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, ए पॉइंट से आप गए बी पॉइंट पर, आप गए सी पॉइंट पर, आप गए डी पॉइंट पर, आप गए ई पॉइंट पर। अब आपको बोला जाए कि आपने कितना विस्थापन किया, तो अपने डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यानी प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। ये अपना प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, इनके बीच की जो दूरी है ए ई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। यानी अगर हम विस्थापन की बात करें, यानी विस्थापन इक्वल टू यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो ए ई की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, विस्थापन हो जाएगी। ठीक है, और एक बात और याद रखना, विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी हम इसको सिंपली ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपने अब देखो दूरी और विस्थापन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये हो गया अपना दूरी और ये हो गया विस्थापन। अभी जो मैंने डिस्कस करी थी कि दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब बात आते हैं दूरी। अब देखो दूरी हमेशा इंक्रीज होती है, क्या होती है, हमेशा इंक्रीज होती है, दूरी कभी भी कम नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है और जीरो भी होता है। ठीक है, दूरी ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और विस्थापन क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, अब दोनों में सेम एक चीज होती है, क्या, कि दूरी की यूनिट भी मीटर पर सेकेंड मीटर होता है और विस्थापन की यूनिट भी क्या होती है, मीटर होता है। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला लिखें दूरी इक्वल टू, तो आगे जब हम चाल पढ़ेंगे तो वहाँ पे दूरी का फॉर्मूला और ज़्यादा बेटर से समझेंगे। ठीक है, तो इतना समझ लो दूरी क्या होता है कि एक वस्तु द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर किया गया है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, जितना एक्चुअल पाथ कवर किया गया उसको क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। विस्थापन,
विस्थापन क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड दो और टर्म पढ़ने हैं। जैसे हम तो चैप्टर का नाम ही था गति, और गति में देखो दो और टर्म आता है, एक स्पीड और एक गति। जैसे चैप्टर का नाम था मोशन, मोशन में हमने दूरी और विस्थापन पढ़ ली। अब आपको पढ़ना है कि स्पीड एंड वेलोसिटी। तो हम लोग स्पीड को हिंदी में चाल बोलेंगे और वेलोसिटी को गति बोलेंगे। अब देखो दोनों को समझने के लिए आपको यह दूरी और विस्थापन समझना जरूरी था, क्योंकि चाल रिलेटेड टू दूरी होता है और गति रिलेटेड टू विस्थापन होता है। ठीक है, अब चाल क्या होता है? तो चाल भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो चाल को अगर डिफाइन करें तो हम बोलेंगे कि अब देखो कि समय के साथ दूरी में जो भी परिवर्तन होता है, यानी समय के साथ दूरी में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। यानी हम बात कर सकते हैं चाल की कि समय के साथ अगर कोई वस्तु अपना स्थान परिवर्तन करे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला जाए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चाल बोलते हैं। ठीक है, यानी चाल समय के साथ वस्तु में स्थान परिवर्तन की दर को, स्थान परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी अगर हम बात करें चाल इक्वल टू, तो चाल इक्वल टू हो जाता है दूरी बटा समय। ठीक है ना, यानी समय के साथ। अब आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर हम यहाँ पे इसका दूसरा डेफिनेशन लिखें तो समय के जगह आप लोग 1 सेकेंड रख दो। क्या रख दें, 1 सेकेंड। यानी हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। क्योंकि समय के समय 1 रखो तो 1 को दूरी से डिवाइड करेंगे तो दूरी ही आएगा। तो यानी 1 सेकेंड में, या फिर इकाई समय में बोल सकते हो, इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। ठीक है, अब देखो अपने पास चाल भी 2 तरह का होता है। चाल 2 तरह का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज चाल, एवरेज स्पीड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे औसत चाल, औसत चाल। और एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी तत्क्षणिक चाल। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग औसत चाल, कि औसत चाल क्या होता है। औसत आप लोग जानते हो कि औसत निकालना, जो जितने भी क्वांटिटीज़ हैं उन सारे क्वांटिटीज़ को ऐड कर दो और जितने क्वांटिटीज़ के नंबर से डिवाइड कर दो, औसत निकल जाता है। सेम टू सेम यहाँ पे भी हम लोग औसत स्पीड को डिफाइन करेंगे। अगर हम लोग औसत चाल की परिभाषा बोलें तो सिंपल सी बोलना, कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय, कुल समय। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में जितना आपको दूरी कवर करना पड़ा है, जितना दूरी कवर करना पड़ा है, उसको क्या करो, जितना टाइम लगा हुआ है उस टाइम से डिवाइड कर दो, आपकी क्या निकल जाएगी, औसत चाल निकल जाती है। ठीक है, औसत चाल को हम लोग कुछ ऐसे ब्रैकेट में रखते हैं जिससे मालूम चल जाए कि हाँ ये औसत चाल है। तो औसत चाल को कुल दूरी अपन लगा कुल समय, जैसे यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। मान लो ए टू बी गया, बी टू सी गया, सी टू डी गया और डी टू ई गया। यहाँ पे ए से बी जाने में T1 टाइम लगा, बी टू सी जाने में T2 टाइम लगा, सी टू डी जाने में T3 टाइम लगा और डी टू ई जाने में T4 टाइम लगा। ठीक है, ई पॉइंट पर पहुँच चुका है ऑब्जेक्ट। अगर हम इसकी औसत चाल निकालें, क्या निकालना है, औसत चाल। तो अपना फॉर्मूला क्या, कुल तय की गई दूरी, टोटल दूरी कितना है, ए बी प्लस बी सी प्लस
सी डी प्लस डी अपॉन कुल समय, समय कितना लगाएं, T1 प्लस T2 प्लस T3 1 2 प्लस T4। ये आपका आ गया औसत चाल। ठीक है, अब आपको पढ़ना है इंस्टेंटेनियस स्पीड। मेनली आपको सिर्फ इसका डेफिनेशन पढ़ना है, लेकिन मैं फार्मूला बता देता हूँ कि कभी अगर पूछे तो फार्मूला के थ्रू आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, यानी अगर हम लोग औसत चाल को अगर इंस्टेंटेनियस चाल यानी तांक्षणिक चाल। अब देखो तांक्षणिक मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर, पार्टिकुलर टाइम मतलब क्या कि आप ऑब्जेक्ट जा रहा है और किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर, मान लो ये टाइम हम लोग डेल्टा टी ले लेते हैं, क्या डेल्टा टी, डेल्टा टी टाइम पर जो दूरी कवर होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षाणविक चाल बोलते हैं। यानी अगर हम इसकी फॉर्मूला लिखें तो क्षाणविक चाल की तो होता है कि किसी अल्प समय में, अल्प समय पर दूरी तय की गई दूरी अपॉन कुल लगा समय। यानी उस छोटी सी दूरी को, इस छोटी सी दूरी को कवर करने में, यानी डेल्टा एक्स मान लो, डेल्टा एक्स डिस्टेंस है, इसको कवर करने में कितना टाइम लगा, डेल्टा टी टाइम लगा। तो इस डेल्टा एक्स दूरी को कवर करने में डेल्टा टी टाइम लगा, उसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, तो क्षाणविक चाल बोलेंगे, यानी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो आपने क्या देखा, एवरेज स्पीड निकल गया और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेग के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।